गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछली क्लास के अंदर राहिनिया नामक फॉसिल टेरिडोफाइट्स के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके सिस्टमेटिक पोजीशन के ऊपर वीडियो लिया था और उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम लेंगे इस राहिनिया प्लांट की स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम इसके स्टेम या तने की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो भी फॉसिल प्लांट होता है या राहिनिया की हम बात करें तो राहिनिया का स्टेम मौजूद नहीं है, लेकिन इसके स्टेम का फॉसिल हमें मिला है या वैज्ञानिकों को मिला है और उस फॉसिल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए उस फॉसिल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है और ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर आंतरिक संरचना किस प्रकार से दिखाई दे रही है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट है और इस एपिडर्मिस के अंदर नीचे की तरफ स्टोमेटा हैं या स्टोमेटा होने का आभास हो रहा है और इस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ बड़ी बड़ी सेल्स हैं जो ऐसा लग रहा है कि आउटर कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये इस स्थिति को कह रही हैं कि इस आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स जो बड़ी बड़ी हैं ये पेलिसेड की जैसे हैं और संभवतः इस प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो शायद इस स्टेम के द्वारा ही होती थी, जो इस आउटर कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पेलिसेड जैसी पाई जाती हैं उसके कारण से होती थी। और इसके नीचे की तरफ इनर कॉर्टेक्स है। इस इनर कॉर्टेक्स में हम देखें तो बड़ी बड़ी एयर कैविटीज हैं और इस इनर कॉर्टेक्स के अंदर पार्टीशन वाल्स हैं और इसकी जो सेल्स हैं ये सेल्स पेलिसेड टिश्यू की जैसे हैं और ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर इसके अंदर अरेशन होता था और इस अरेशन का अरेशन होता था और अरेशन के साथ साथ में ये सेल्स स्पंजी सेल्स जो पत्तियों के अंदर होती थी उनकी जैसे होती हैं, जो ये भी शायद प्रकाश संश्लेषण का काम करती थी। और इस कॉर्टेक्स का समापन होने के बाद में बीचों बीच के अंदर इसके अंदर सेंट्रल सिलेंडर दिखाई दे रहा है और इस सेंट्रल सिलेंडर के एकदम सेंटर के अंदर देखते हैं तो बड़ी कोशिकाएं हैं, थिक वॉल्ड हैं और ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसके चारों तरफ पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनके अंदर कुछ फूड कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सेंटर के अंदर इसके अंदर स्टील पाई जाती थी, रंभ पाई जाती थी और ये स्टील या रंभ प्रोटोस्टील प्रकार की या ठोस रंभ होती थी। ऐसी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख रहे हैं। इसका आगे हम डिटेल्ड बात करें तो सबसे पहले हमने बात की कि इसके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है जो यूनिलेड होती थी, क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती थी और इसके साथ साथ में इससे के अंदर वायवीय अक्ष की बाह्य त्वचा में अनेक स्टोमेटा उपस्थित होते थे जो दो गार्ड सेल्स से घिरे होते थे। ऐसे ही जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के अंदर की ओर चौड़ा वलकुट होता था जो आउटर कॉर्टेक्स के रूप में है और अंदर की तरफ इनर कॉर्टेक्स है जो आउटर और इनर कॉर्टेक्स के अंदर वलकुट डिफ्रेंशिएट होता था। आउटर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं ये पॉलीगोनल और पेरेन्काइमेटस हैं जो एक से लेकर के 4 लेयर से मिलकर बना होता था जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनर जो कॉर्टेक्स है वह गोल है और पेरेन्काइमेटस इंटरसेलुलर स्पेस युक्त सेल से मिलकर के बना होता है और इंटरकोशिक स्थल रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण में खुलते थे। इससे ऐसा माना जाता है कि भीतरी वलकुट पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था। तीसरा पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हमने वेस्कुलर स्ट्रैंड कहा है और ये प्रोटोस्टील के रूप में था जो हमने डिस्कस किया है, जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम मेनली एनुलर ट्रैकिड्स से बना हुआ था और फ्लोएम की कोशिकाएं लंबी और इनके एंड्स पर तिरछे पट्टों युक्त सिराएं थी और पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस दिखाई नहीं दे रही हैं, ये एब्सेंट हैं।
ऐसे ही यदि हम बात करें तो इस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता था। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन था, ये ऑर्गन स्पोरेंजिया के रूप में है, जो अकेली पाई जाती थी, जो वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर या अपेक्स पर पाई जाती थी। और ये जो स्पोरेंजिया होती थी आकार के अंदर सिलिंड्रिकल या अंडाकार होती थी और इलोंगेटेड, लंबी या दीर्घित होती थी। इनका जो अंतस्थ भाग है या टर्मिनल पार्ट है, ये पॉइंटेड या सकरा होता था, इस रूप में नुकीला होता था। और इनका डायमीटर की बात करें तो शाखाओं के शीर्षस्थ भाग से कुछ अधिक होता था। जैसे राइनिया मेजर के अंदर बात करें तो बीजाणुधानियाँ लगभग 12 से 4 mm डायमीटर की होती थी, और राइनिया गुणवागिनी की बात करें तो 3x5 mm डायमीटर की होती थी। ऐसे ही स्पोरेंजिया की जो जैकेट होती थी या वाल होती थी, ये मल्टीलेयर्ड होती थी, और जो आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस के रूप में था, और इसकी जो सेल्स होती थी ये मोटी भित्ति युक्त होती थी और क्यूटिकल से ढकी हुई होती थी। एपिडर्मिस के अंदर की और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं के 2-3 लेयर होते थे, जिन्हें टैपिटम के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा मानते हैं टैपिटम के रूप में ये सेल्स होती थी। ऐसे ही यदि हम आगे इसकी बात करें तो जो स्पोरेंजिया हैं, इस स्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता था, उस स्ट्रक्चर में देखें तो अंदर की तरफ अनेक स्पोर्स होते थे, और ये स्पोर्स स्पोर टेट्राड्स के रूप में प्रेजेंट होते थे, और सभी स्पोर्स एक ही प्रकार के होते थे। मीन्स ये होमोस्पोरस प्लांट था या समबीजाणु प्लांट था, यानी कि इसकी बीजाणुधानियों में एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते थे, और बीजाणुधानियों में इस फूटन के लिए कोई विशिष्ट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं थे। संभवतः माना गया कि बीजाणुओं का जो डिस्पर्सल है, ये बीजाणु भित्ति के डिस्पर्सल या विघटन से होता था। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये जैसे तना है और इस एरियल सूट है, इस एरियल सूट के ऊपर जो ब्रांच है, ब्रांच के अपेक्स के ऊपर बीजाणुधानियाँ हैं, ये बीजाणुधानियाँ हैं। इन बीजाणुधानियों की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ बीजाणुधानी भित्ति है जिसे स्पोरेंजियल वाल कहा गया है, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं है, ये जैसे टैपिटम प्रेजेंट है, और इसके अंदर की तरफ ये स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे स्पोर्स हैप्लॉइड रूप में प्रेजेंट हैं, और ये स्पोर्स जब एक साथ होते हैं, 4 स्पोर्स तो स्पोर टेट्राड के रूप में होते हैं, एक स्पोर देखें तो अलग अलग इस रूप में होते हैं। इस प्रकार से बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं जो जनन का काम करते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण से गेमेटोफाइट का निर्माण होता था, और गेमेटोफाइट के बारे में कल्पना ही की जाती है, लेकिन इसका कोई परफेक्ट फोसिल नहीं मिला है साइंटिस्ट को, इसलिए गेमेटोफाइट कभी भी नहीं खोजे गए हैं। लेकिन गेमेटोफाइट के बारे में कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, और ऐसा मानना है कि इस राइनिया का जो गेमेटोफाइट है, लियोन 1975 के अनुसार जो राइनी चार्ट बेड्स है, यानी कि जहाँ पर राइनिया प्लांट के कुछ पार्ट्स मिले हैं, उन के अंदर कुछ अंकुरित बीजाणु प्राप्त हुए हैं, और अंकुरित बीजाणुओं के अंदर जर्म ट्यूब्स के शीर्ष पर कुछ बहुकोशी के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं, और इन स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि ये शायद गेमेटोफाइट ही था, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ऐसे ही मार्कर 1959 का मानना है कि राइनिया का जो भूमिगत प्रकंद था, ये शायद इसका गेमेटोफाइट ही था, जिसे हम अंडरग्राउंड राइजोम कहते हैं। इसके बारे में मानते हैं कि ये शायद इसका गेमेटोफाइट ही था। इनके अनुसार ऐसा मानता है कि इस प्रकंद के अंदर कुछ फ्लास्कनुमा गुहिकाएं भी प्रेजेंट हैं, और ये फ्लास्कनुमा गुहिकाएं आप कल्पना कर सकते हैं आर्किगोनिया से या स्त्रीधानियों से कल्पना कर सकते हैं, जो ऐसा बताता है कि संभवतः विघटित जननांगों की स्थिति को दर्शाती हैं कि सेक्स ऑर्गन तो थे लेकिन वे डिजनरेट हो गए।
इसी प्रकार से पंत 1962 का मानना है कि राइनिया में समजात गेमेटोफाइट प्रेजेंट था, होमोलोगस गेमेटोफाइट प्रेजेंट था। यानी कि इनके अनुसार ग्वेन वाघानी का जो अक्ष था गेमेटोफाइट प्रकृति का था और राइनिया मेजर के अंदर गेमेटोफाइट युग्मकोद्भिद प्रावस्था के रूप में प्रेजेंट था। ऐसे ही लिमोग्नी 1918 का मानना है कि राइनिया के अक्ष के जीवाश्मों में से कुछ संभवतः गेमेटोफिटिक प्रकृति के थे, लेकिन किसी भी जीवाश्म से निश्चित जननांगों जैसी संरचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए गेमेटोफाइट के विषय में निश्चित रूप से जानकारी नहीं है। इसलिए सारी ये कल्पना की जा रही है कि इसके अंदर गेमेटोफाइट प्रेजेंट था। इसलिए राइनिया एक प्रिमिटिव प्लांट है या आद्य पादप है और राइनिया को टेरिडोफाइट समूह का सबसे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट माना गया है, सबसे आद्य पादप माना गया है, मोस्ट प्रिमिटिव। इसके जीवाश्मों में अनेक आद्य प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इन आद्य प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की बात करें जैसे बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी बात करें कि इनका जो स्पोरोफाइट था या बीजाणुयुक्त पादप था, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये बहुत सरल या सिंपल मॉर्फोलॉजी थी। यानी कि इसके अंदर एक्चुअल रूट भी नहीं देखने को मिलती है, एक्चुअल स्टेम भी देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअल रूट की एवज में राइजोड्स देखने को मिलते हैं और स्टेम की एवज में राइजोम देखने को मिलता है, जिसे एरियल शूट्स दिखाई देते हैं। और एक्चुअल लीफ भी नहीं देखने को मिलती हैं, लीफ का कार्य भी स्टेम को करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सिंपलेस्ट टाइप था ये। और इसका जो प्लांट बॉडी है ये भूमिगत प्रकंद के रूप में था और इससे वायवीय प्ररोह निकलता था और इससे वायवीय प्ररोह से फिर दोनों डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई देती थी। इस प्रकार से ऐसी सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसके अंदर राइजोइड्स होना ब्रायोफाइट्स से सिमिलरिटी दिखाई देती है। लीव्स एब्सेंट की हमने बात कर ली है। इसकी एक्सिस के अंदर सबवेन स्ट्रैंड्स के अंदर ठोस रंभ प्रेजेंट थी जो सिंपल रूप में है और पेरिसाइकिल नहीं होती थी। इसके साथ साथ में शाखाओं के शीर्ष के ऊपर अकेली बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती थी और बीजाणुधानियों में सभी बीजाणु एक समान यानी कि होमोस्पोरस प्रकार के थे। इस प्रकार और इन बीजाणुधानियों में किसी प्रकार की डाइसेंस मैकेनिज्म पाई नहीं जाती थी। इस प्रकार से राइनिया एक आद्य टेरिडोफाइट है या प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, आद्य टेरिडोफाइट है, जिसमें सरल चीज़ें देखने को मिलती हैं जो टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे निचले पायदान पर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हमने दोनों वीडियो के माध्यम से राइनिया नामक प्लांट के बारे में, किसका फॉसिल प्लांट किस प्रकार का था, इसके आकलन डायग्राम के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कोरोना काल में घर रहिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।